them all. नासिर साहब, ठीक है, जो हमेशा हमारे लेक्चर रिकॉर्ड करते रहे हैं और अभी भी हमारे साथ क्लास है, जो हम हमारी क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। तो आई congratulate all of them, Obed साहब and so many other friends are there that have qualified। तो मेरी सिंसियर फैसिलिटेशन है उनको, अल्लाह पाक उनको मजीद कामयाब करे। और उम्मीद है कि वो जो ये स्ट्रगल, जो एक प्रोसेस हमने स्टार्ट किया हुआ है एजुकेट करने का, लोगों को अपनी यूथ को इंगेज करने का, जो वो है ये मैकेनिज्म हमारा चलता रहे। आज अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो उम्मीद है कि कल आप मजीद जो है ना स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हमारा ये सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी और सोशल वर्क, ये परवान चढ़ता रहेगा। और इंशाल्लाह हम अपनी ड्यूटीज ईमानदारी से करते रहेंगे और माशरे में एक बड़ा सा चेंज लेकर आएंगे। तो जैसे जैसे कहते हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमारी छोटी छोटी एफर्ट्स हमें एक अच्छा रिजल्ट लाकर देगी। तो वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम एंड इंशाल्लाह आई एम वेटिंग फॉर द डे कि जिस दिन आप लोगों के सोशल वेलफेयर ऑफिसर का रिजल्ट आएगा। एंड आई बी much happy and much surprised to see my students passing that exam, ठीक है। And I really uh, am waiting for that particular time. So inshallah, wish you all the very best. Today we are going to move towards educational institution। कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का काम क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस क्या है, कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोशल चेंज लेकर आता है, किस तरह सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे माशरे में हमें चीज़ों को समझने में मदद करता है और किस तरीके से ये हमारे फैसिलिटेशंस कर सकता है। सो लेट्स बिगिन विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। Educational institution, it is a sensitive to bring social change or it is instrumental that society needs। हमारे माशरे में याद रखें कि social change and cultural change, there are two terms that everybody should know। कि social change क्या होता है? Social change is very much important। Social change is a change in the whole mechanism of society, ठीक है। whereas cultural change is the change in a very particular aspects, ठीक है, जो कल्चर हमारे डिफ्यूज होकर चेंज लेकर आते हैं। तो यहाँ पर सोशल चेंज की एक थ्योरी को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, उसको आप सब नोट डाउन करें। इसमें इब्न खल्दून की एक थ्योरी है। इस थ्योरी के मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। इसको थ्योरी ऑफ राइज एंड फॉल भी कहा जाता है। ये यूजुअली जो है ना हमारे पास स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते, ठीक है। तो हो सकता है अक्सर पेपर में इस तरह आ जाता है कि कभी कभार इब्न खल्दून कहा जाता है कि व्हाट इज इज साइक्लिक थ्योरी, कभी वो कहता है कि थ्योरी ऑफ राइज एंड फॉल, या इब्न खल्दून सोशल चेंज थ्योरी, ठीक है। तो ये एक ही थ्योरी है जिसके मुख्तलिफ नाम है। सो ये तीनों नाम एक ही थ्योरी के है, दैट इज सोशल चेंज थ्योरी। इसको आप साइक्लिक थ्योरी भी कह सकते हैं, इसको थ्योरी ऑफ राइज एंड फॉल भी कहते हैं। यहाँ पर इब्न खल्दून क्या कहता है कि कोई भी सोसाइटी जो होती है वो चेंज के प्रोसेस से गुजरती है, और वो जो चेंज का प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। वो कहता है कि ये जो पूरा जो ये साइकिल होता है, इसलिए इसको साइक्लिक थ्योरी भी कहा जाता है। वो कहता है ये साइकिल जो होता है ये 120 ईयर्स पे बेस्ड करता है, ठीक है। और एक हर जनरेशन 40 ईयर्स का जो है ना एक साइकिल गुजारती है। सबसे पहला जो 40 ईयर का जो फेज होता है उसमें सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल करने से मुराद क्या है कि वो एजुकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो अपने इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आसपास डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, वो अपने आप को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, वो अपने लिए अपने इंस्टीट्यूशंस को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे शुरू के 40 ईयर्स में वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट फेज जिसको उसने 40 ईयर्स का कहा नाम दिया, उसे वो स्ट्रगल का फेज कहता है, ठीक है। अभी इस स्ट्रगल के फेज में जो पूरा ओवरऑल सोसाइटी होती है, ये पूरी सोसाइटी जो है स्ट्रगल कर रही होती है। 40 साल ये जो जनरेशन होती है
ये स्ट्रगल करती है, स्ट्रगल करने के साथ साथ अपने फ्यूचर को बनाने की कोशिश करती है, अपने पास इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज लाने की कोशिश करती है, जिससे अपनी वो लाइफ को अच्छी तरीके से गुजार सके। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइकिल या नेक्स्ट फेज जो शुरू होता है, वो सेकंड फेज जो है वो भी 40 इयर्स का होता है। ठीक है, उसको ये सक्सेस का फेज कहता है। ठीक है, इस फेज में क्या होता है, इस फेज में हमारी जो जनरेशन होती है, जो हमारी जनरेशन का जो साइकिल चल रहा होता है, ये लोग अपने सक्सेसेस को, स्ट्रगल के बाद वो एक सक्सेस के मकाम पर पहुंचते हैं, और उसके बाद दोबारा जो है ना वो सक्सेस के तमाम पीक्स को एंजॉय करते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज को एंजॉय करते हैं, अपनी इन्वेंशंस को, डिस्कवरीज को एंजॉय करते हैं, अपनी लग्जरीज और कंफर्ट्स को एंजॉय करते हैं। मतलब वो ओवरऑल क्या करते हैं, अपनी लाइफ से एंजॉय करना सीख जाते हैं, वो अपने आप को डेवलप स्टेज पर लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वो अपने प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल में कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो सक्सेस का पीरियड होता है, यहाँ पर उनके ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स खत्म हो चुके होते हैं। लेकिन इसी में जो है ना 40 इयर्स के जो फेज होता है, उसमें वो ये कहता है कि हमारे माशरे में कुछ लोग जो बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, या बहुत ज्यादा जो लग्जरी के जोन में चले जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो माशरे से बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। जिस तरह अगर हम इस्लामिक सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सल्तनत बनु उमैया के बारे में अगर पढ़ते हैं, या अब्बासी के बारे में पढ़ते हैं, या उस्मानिया के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि एक वक्त आता है कि उनकी जो है ना सल्तनतें बहुत परवान चढ़ जाती है। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आता है जिसमें वो अपने सक्सेसेस को, वो अपने कंफर्ट्स को, वो अपने लग्जरीज को इतने ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वो अपनी स्ट्रगल को, वो अपनी मेहनत को खो देते हैं, फिर आइंदा मेहनत नहीं करते। तो इसके बाद वो कहता है, इब्न खल्दून कहता है कि एक थर्ड फेज स्टार्ट होता है, जिसे वो थर्ड फेज जो 40 इयर्स का फेज होता है, जिसे वो डिके या फॉल का फेज कहता है। वो कहता है कि जो जनरेशन होती है, वो जनरेशन सबसे सक्सेस के पीक पर आकर इतनी ज्यादा कंफर्ट्स की शौकीन हो जाती है, इतनी ज्यादा लग्जरी की शौकीन हो जाती है कि वो अपनी स्ट्रगल को, वो अपनी मेहनत को भूल जाते हैं, और एज अ रिजल्ट जो है वो मजीद अपनी पॉलिसीज को, अपनी लग्जरीज को आहिस्ता आहिस्ता डिके कर रहे होते हैं, खत्म कर रहे होते हैं। और अल्टीमेटली एक वक्त इस तरह आता है कि वो जनरेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद दोबारा ये साइकिल 120 ईयर्स का जो ये साइकिल है, ये चल रहा होता है। तो ये जो तीनों जो जनरेशन आती हैं, ये जनरेशन ओवरऑल एक जनरेशन होता है, उसमें तीन किस्म के स्टेजेस आते हैं: the first stage, the second stage, and the third stage. Every stage is composed of 40 years, and overall this generation takes, ये जो सोशल चेंज का जो थ्योरी है, या साइक्लिक चेंज का जो थ्योरी है, ये इब्न खल्दून कहता है कि 120 ईयर्स लेता है, जिसमें कोई भी जो जनरेशन होता है, ये पहले स्ट्रगल करता है, फिर सक्सेस को एंजॉय करता है, और फिर वापस जो है ना डिके करता है या फेलियर की तरफ चला जाता है। सो दिस वाज ओवरऑल सोशल चेंज। तो ये सोशल चेंज की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने पास याद रखें। ये जो इसके नाम दिए गए ना मुख्तलिफ, ये नाम सारे आपके पास आपको पता होने चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको नेम चेंज करके पूछा जा सकता है। तो हमारे माशरे में जो, आई होप द थ्योरी इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इफ यस, प्लीज ड्रॉप मी यस। ओके, तो एजुकेशन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एजुकेशन को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग एनी सोशल चेंज और कल्चरल चेंज। तो हमारे माशरे में सोशल चेंज लाना जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ये बहुत सेंसिटिव भी है, क्योंकि आप जब चेंज को लेकर आते हो, ईदर इट ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंज और इट ब्रिंग्स नेगेटिव चेंज। तो उसकी वजह से आपकी आपकी जो सोसाइटी होती है वो राइज भी कर सकती है, वो आपकी सोसाइटी फॉल भी कर सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर राइज करने के लिए चाइना ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज इशू की, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज या एजुकेशन की जो पॉलिसीज थी, उससे उनको बहुत फायदा मिला, और वो आज बहुत राइज कर चुके हैं। ऑन द अदर हैंड, श्रीलंका की मिसाल हम ले लेते हैं। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे, महाराजा पास्के, ठीक है, तो उन्होंने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो है ना एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया, और उन्होंने ये कहा कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। और उन दिनों में कोविड भी चल रहा था,
चूंकि श्रीलंका की तकरीबन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस करती है और टूरिज्म पे बेस करती है। तो कोविड के डेज में एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई, दूसरा जब ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एक्सपेरिमेंट है इसने पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करवाया, तो उससे क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोसेस था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, वो जो डिजाइन था वो पूरा नहीं रहा, और एज अ रिजल्ट पूरा जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन था श्रीलंका का वो कोलैप्स कर गया। ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी आप पॉलिसीज बनाते हैं, जब भी आप चीजें बनाते हैं, तो ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, या ये बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं या बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। इसकी सिंपल मिसाल ये ले लो, जैसे आज हमारे हमारे पास रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ्स हम ममालिक पर लगाए, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है ना प्राइसेस में हाइक देखने को मिला है, बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि चाइना भी जो है ना वो उसी किस्म के जो मार्कअप्स हैं या उसी किस्म के जो टैरिफ है वो अमेरिका पे आयद कर रहे हैं। तो एक इकोनॉमिक वॉर लाइक सिचुएशन जनरेट हो चुकी है। तो कोई भी सोशल चेंज लाना चाहे तो उसके लिए एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, इसका एक मेन काम क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, कि इट ट्रांसमिट ट्रेडिशनल कल्चरल पैटर्न्स। हमारा जो कल्चर होता है, कल्चर ज्यादातर फॉर्मल, इनफॉर्मली तो बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है। तो इनफॉर्मली में ये है कि भाई जिस जिस फैमिली में आप पैदा हुए, वो फैमिली में आप अपने पेरेंट्स से अपने कल्चर को सीखते हैं, अपने सिबलिंग से सीखते हैं, अपने पिबलिंग से सीखते हैं, अपने बाकी रिलेटिव से सीखते हैं, और मुख्तलिफ रिचुअल्स में, मुख्तलिफ सेरेमनीज में जो है ना आप परफॉर्म करके या उसका पार्ट बनकर आप क्या करते हैं, आप अपने कल्चर को सीख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड कल्चर क्या होता है, कल्चर को प्रिजर्व किया जाता है, लिटरेचर में प्रिजर्व किया जाता है, आर्ट्स में प्रिजर्व किया जाता है, लिटरेचर को आइडियाज में प्रिजर्व किया जाता है, लिटरेचर को राइटिंग्स में प्रिजर्व किया जाता है। तो इसकी मदद से क्या होता है कि हमारे पास जो फॉर्मली जो एक कल्चरल डिफ्यूजन होता है या कल्चरल इम्पार्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो फॉर्मली चलता है। तो हमारा एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन हमें लिखना पढ़ना चूंकि सिखाता है, जो ये इस किस्म के जो मैकेनिज्म होते हैं इसकी वजह से हम अपने कल्चर को सीखते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि जब इस्लामिक हिस्ट्री की इब्तिदा हुई, तो इस्लाम शुरू शुरू में होली कुरान को बिल्कुल कभी जो है ना दरख्त के चाल पर लिखा जाता, कभी जानवरों के कालों पर लिखा जाता, कभी जो है ना पत्थर की जो है ना स्लेटों पर लिखा जाता, तो कभी हड्डियों पर लिखा जाता। लेकिन एक वक्त इस तरह आया कि इस किताब को इस नुस्खे को या इस राइटिंग को एक किताब का दर्जा दिया गया। अभी किताब जब बनाई गई तो ये हुआ कि लोग तमाम इसके एक रीडिंग का जो कंसेप्ट था, इसकी जो आइडियाज थे वो प्रिजर्व हो गए, और वो आज तक 1400 1450 साल बाद भी आज तक वो कुरान मजीद की जो आयत है, जो कुरान मजीद की टीचिंग है वो सेम एज इट इज हमें मिल मिल रही हैं, और हमें वही अपने कल्चर को समझने की जरूरत पूरी कर रही है। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारे कल्चरल पैटर्न्स को हमें ट्रांसमिट करता है थ्रू लिटरेचर। आज हम अपने लिटरेचर को बुक्स में देखते हैं, जर्नल्स में देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हमें हैं वो अपने एजुकेशनल पैटर्न से आते हैं। इट सर्चेस फॉर ट्रूथ एंड इनिशिएट चेंजेस, ये चेंजेस लेकर आता है, और ये ट्रूथ को फाइंड आउट करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि क्या सच है, क्या बुरा है, क्या लॉजिकल है, क्या इलॉजिकल है। बिकॉज it educational institute actually promotes critical thinking। ठीक है। critical thinking is promoted by educational institution, कि आपको पता चल सके कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज जस्टिफाइड, व्हाट इज अनजस्टिफाइड, विच इज लीगल, विच इज इलीगल। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में चीजों को सही और गलत साबित करने के लिए हमें का एजुकेशन की बहुत बड़ी हद तक जरूरत पड़ती है। तो ये हमें ट्रूथ को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। सोसाइटी टीचेस एजुकेशन टू इंडिविजुअल्स यूथ एंड इनेबल देम टू बी सक्सेसफुल अडल्ट्स। एजुकेशन का बेसिक मकसद क्या होता है कि ये एक बायोलॉजिकल बीइंग को एक सोशल बीइंग में कन्वर्ट करता है। और ये कब पॉसिबल होता है, ये उस वक्त पॉसिबल होता है जब एक इंसान एजुकेटेड होता है। एजुकेटेड होने के साथ साथ वो अपने आप को पहचानता है, वो अपने आसपास की सोसाइटी को पहचानता है, वो अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज को पहचानता है। तो हमें क्या करता है, ये इंडिविजुअल्स को, यूथ को, हम सबको एजुकेटेड करता है, ताकि हम आगे जाकर जो मुस्तकबिल में हमें जो रोल्स मिलने वाले हैं
या ऑलरेडी जो हमारे रोल्स हमारे पास असाइन शुदा है उनको हम अच्छी तरीके से अदा कर सकें। अभी एजुकेशन को जो इम्पार्ट करने का जो प्रोसेस है, इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू एजुकेशन, ठीक है। अदर बेसिक इंस्टीट्यूशंस आल्सो इम्पार्ट एजुकेशन, जैसे रिलीजियस एजुकेशन है, इकोनॉमिक एजुकेशन है। तो बाज औकात जरूरी नहीं कि एजुकेशन ही तमाम चीजों को, ठीक है, थियोरेटिकली आपको बताता होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपको जो है ना चीजें सिखाता होगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप जो प्रैक्टिकली जो नॉलेज हासिल करते हो, दैट इज इम्पार्ट का मतलब है लोगों को क्या कहते हैं उसे, लोगों में फैलाना, लोगों को जो है ना एजुकेट करना, कोई चीज लोगों को फराहम करना, ठीक है। तो जो बाकी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी हमें एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं, वो भी हमें इम्पार्ट करते हैं, वो भी शिफ्ट करते हैं अपनी आइडियोलॉजी को हमारे एजुकेशन में। व्हेन सोसाइटी गेट्स कॉम्प्लेक्स दे डेवलप स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू कैरी ऑन स्पेसिफिक एजुकेशनल पर्पसेस। अभी देखें, जैसे हमने एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी में पढ़ा कि हमारी जो सोसाइटी थी वो क्या हुई, वो बहुत सिंपल थी, लेकिन जैसे जैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ वो चलती गई तो हमने एक चेंज देखा। वो चेंज ये था कि लोग क्या कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा मल्टीपल प्रोफेशंस की तरफ जा रहे थे। उन्होंने अपने एजुकेशन को मुख्तलिफ तरीके से हासिल करना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ जो स्पेशलाइजेशन की डिग्रीज थी उनको हासिल करना शुरू कर दिया। तो जब भी हमारी सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाती है, तो ऐसे ही हमारे एजुकेशनल जो सेक्टर होता है, जो भी हमारा एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन होता है, उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इसकी सिंपल मिसाल ये ले लें कि एक वक्त था जब इंग्लिश की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है, सिंपल उर्दू वाले लोग जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास कर लिया करते थे। लेकिन आज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप उर्दू में लिखते हैं तो आपको पास करने का जो है ना रेशो बहुत कम देखने को मिलता है। इसी तरह हम देखते हैं कि लोगों के पास जो है ना वेरिएशन आ चुकी हैं। हर कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता, समवन वांट टू बी अ ब्यूरोक्रेट, समवन वांट्स टू बी इंजीनियर, समवन वांट्स टू बी अ डॉक्टर, समवन वांट्स टू बी अ लेक्चरर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये उसी वक्त प्रॉपर होते हैं, ये उस वक्त डेवलप होते हैं जब हमारी सोसाइटी सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं और लोगों को जो है ना अपने स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस नजर आते हैं, ठीक है। तो उसकी बुनियाद पर लोग क्या करते हैं, अपने पर्पसेस को हासिल कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड फॉर्मल एजुकेशन वेयर एज अदर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, प्रॉपर मैकेनिज्म होता है एडमिशन का, प्रॉपर रिटर्न आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। आगे जाकर मैं कंप्लीट डिटेल में आपको ये बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन हम हासिल करते हैं और इनके पर्पसेस क्या होते हैं, इसके मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होते हैं, इनके लेटेंट फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से ये हमें इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने में हमारी मदद करते हैं। Education stabilizes society and society reflects into the life of next generation. जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होते हैं वो हमारे माशरे में सोशल चेंज लेकर आते हैं, क्योंकि एजुकेटेड तबका पीस लविंग होता है, एजुकेटेड तबका अपनी जो है ना वो आइडियाज पर बेस करता है, वो अपनी डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ, अपनी नॉलेज के मुताबिक करता है। तो ये चीजें जब एक जनरेशन में जब इस तरह की चेंजेस आती हैं तो उसकी पूरी जो जनरेशन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी सोसाइटी में उसी चीज को रिफ्लेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे एक पश्तून बेल्ट में एक इलाका है खानोजई, ठीक है। तो वहां पर हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा, हर बच्ची जो है ना वो एजुकेटेड है। तो वहां का जो लिटरेसी रेट है वो 100% है। अभी 100% होने के साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि वहां पर जो क्राइम का रेशो है वो बहुत कम है, वहां के लोग जो है ना अच्छी अच्छी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। तो ये क्या होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो लोगों का जो चेंज होता है वो उनकी सोसाइटी में नजर आना शुरू हो जाता है। तो हमारी एजुकेशन जो होती है ये हमें स्टेबलाइज करती है, हमारे आइडियाज को स्टेबलाइज करते हैं और इस तरीके से हमारी सोसाइटी को भी इम्प्रूव कराते हैं। इट इज एन एजेंट टू चेंज, इट एक्ट्स अंडर द डायरेक्शंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल फोर्सेस टू मेक ईच जनरेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर पेरेंट्स। यूजुअली क्या होता है, हमारे माशरे में जो भी डेवलपमेंट आती है या जो भी चेंजेस आती हैं, दोज ऑल चेंजेस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। जब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रमोट होते हैं, जब हमारी एजुकेशनल आइडियोलॉजी प्रमोट होती है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारी एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से चेंज हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कल्चरल लैग देखने को मिलता है कि एक कल्चर दूसरे कल्चर से बिल्कुल अलहदा हो जाता है या एक जनरेशन दूसरे जनरेशन से बिल्कुल अलहदा हो जाती है। मिसाल के तौर पे
आज हमारे पेरेंट्स घर पे मौजूद हैं और हम मौजूद हैं, तो हमारे और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग में, उनकी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग में, या उनके नॉर्म्स एंड वैल्यूज को समझने के नजरिए में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। और इसी तरीके से हमारे बाद आने वाली जो जनरेशन होंगी शायद वो हमसे दो गुना और आगे हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सोशल चेंज के एजेंट के तौर पे काम करता है और ये हमारे माशरे में मुख्तलिफ चेंजेस लेकर आता है। इट प्रोवाइड्स इक्विपमेंट, स्किल्स, टेक्निक्स थ्रू विच द पीपल सेटिस्फाई देयर नीड्स। अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या करता है, जिस तरह हमने पढ़ा कि ये जो है ना हमें अपने लाइफ में इन्वेंशन डिस्कवरीज करने में मदद करता है। इट आल्सो मेक्स अस एलिजिबल ऑफ क्रिएटिंग न्यू थिंग्स। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि हम अपनी सोसाइटी में बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम तमाम ज़रूरियात को जनरेट कर सकते हैं। हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला सकते हैं, और दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर एजुकेटेड थ्रू इट, ठीक है। तो जिस तरह हम मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं कि भाई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हमारे पास जो है ना वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाया, तो ही गॉट एजुकेशन फॉर दैट। सिमिलरली बहुत सारी और चीजें जो है ना हमारे पास है जो कि ये हेल्प आउट करते हैं और जो हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला सकते हैं। इट आल्सो सोशलाइजेज एन इंडिविजुअल इनटू यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये किसी भी एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर प्रोडक्टिव मेंबर के तौर पर कन्वर्ट करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इट आल्सो इनेबल्स इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट आल्सो वर्क्स ऑन इज बिहेवियर फॉर्मेशन, इट आल्सो वर्क्स ऑन इज कैरेक्टर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये उन तमाम, इट आल्सो वर्क्स इन एलिमिनेशन ऑफ सोशल इवल्स। तो ये तमाम चीजें, एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडुकेयर विच मींस टू डेवलप इन पीपल देयर हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स टू फेस फ्यूचर। तो हमारे पास क्या है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये एक ऐसा जो है ना एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें ट्रेन किया जाता है कि हम अपने मुस्तकबिल में आने वाले तमाम रोल्स को आसानी से फेस कर सके। सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. If you have any question, please drop me in the chat box. And if it is clear, please drop me yes in the chat box. Quickly, please. Okay, let's go to towards the definition. ठीक है, definition में भी almost वही चीजें डिस्कस की जा रही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जॉन डेवी कहता है कि एजुकेशन इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। हमारे माशरे में आफ्टर एवरी वन जनरेशन द नेक्स्ट जनरेशन कम्स एंड दैट हैज गॉट अ डिस्टिंक्ट एंड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हमारे पास जो एजुकेशन में हमारे एक्सपीरियंसेस में जो रिकंस्ट्रक्शन आती है उसे जॉन डेवी के मुताबिक उसे हम एजुकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पेरेंट्स, मिसाल के तौर पर आज भी हम कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज बी इन एनी कंडीशन, यू शुड काम डाउन एंड यू शुड आल्सो यू शुड ऑलवेज बिहेव वेल, ठीक है। आप किसी के साथ मिसबिहेव ना करें, यू शुड नेवर बी एग्रेसिव, यू शुड ऑलवेज टैकल द थिंग्स कामली। लेकिन क्या होता है कि अभी जब हम आज की जनरेशन को देखते हैं, जितना हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में पॉलिटिक्स का इंटरफेयर है, जितने इंटरफेरेंस है, जितना हमारे इंस्टीट्यूट में जो है ना पावर पॉलिटिक्स की जाती है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी एक जगह बना सके जहां पर आपको, अगर आप बिल्कुल शरीफ रहते हैं तो आपको हमेशा जो है ना वॉयलेट किया जाता है या आपके राइट्स को जो है ना सबुताज किया जाता है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि अगर हमने जो एक्सपीरियंसेस हासिल किए वो ये है कि इन एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यू नीड टू बी बोल्ड इनफ। अगर आपका मिसाल के तौर पे आप असिस्टेंट डायरेक्टर और आपका डिप्टी डायरेक्टर आपको तंग करता है, सो यू शुड अप्रोच डायरेक्टर। इफ डायरेक्टर टीचेस यू, आप डीजी तक जाते हैं। डीजी आपको तंग करता है, आप उसके उसके ऊपर सेक्रेटरी को अप्रोच करते हैं। सेक्रेटरी आपको तंग करता है तो आप मिनिस्टर के पास चले जाते हैं। मिनिस्टर आपको तंग करता है तो आप चीफ मिनिस्टर के पास चले जाते हैं। तो ये क्या है कि आज हमने एक्सपीरियंसेस को रिकंस्ट्रक्ट किया। देयर इज अ फेमस सेइंग कि एजुकेटेड इन द मॉडर्न एज, ठीक है। देयर इज अ फेमस सेइंग, वो क्या कहता है, दैट आई विल बी राइटिंग फॉर यू। एजुकेटेड इन द modern world is the one who unlearns, relearns, and relearns.
देयर इज अ फेमस सेइंग, वो कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड का एजुकेटेड इंसान वो नहीं होगा जो एक ही आइडिया को जो है ना हमेशा ही लेकर चलता होगा। एजुकेटेड जो वर्ल्ड होगा उसका जो सॉरी जो मॉडर्न वर्ल्ड होगा उसमें जो एजुकेटेड इंसान होगा वो इंसान होगा जो उसने ऑलरेडी जो चीजें सीखी होंगी होंगी, ठीक है, उनको अनलर्न करेगा, नई आइडियाज को रीलर्न करेगा और वक्त आने पर उनको भी डी लर्न करेगा, ठीक है। तो ये क्या हमें कहता है, इट एक्चुअली इट एक्चुअली टेल्स अस कि हमें क्या करना चाहिए, हम अपने एक्सपीरियंसेस को एवरी नाउ एंड देन रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स टू डेवलप मेंस माइंड। एरिस्टोटल कहता है कि एजुकेशन जो है ना इंसान के माइंड को डेवलप करवाता है, उसको प्रोटेक्ट करवाता है, ठीक है। और उसको जो है ना उसकी रिकंस्ट्रक्शन करवाता है, उसके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज को डेवलप करवाता है। और उसको डी लर्न का मतलब होता है जब दोबारा से आप छोड़ देते हो किसी चीज को, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने एक चीज सीखा, फिर उसमें उसको आपने छोड़ दिया। तो छोड़ना जो होता है, जो आप उसको डिलीट कर देते हो, उसे हम डी लर्न कहते हैं, ठीक है। एक चीज आपने सीखी, फिर उसको आप दोबारा सीखते हो, फिर उसको आप छोड़ देते हो, तो वो कहते हैं एजुकेटेड वो होता है कि जो कि बार बार इस प्रोसेस को रिपीट कर सकता है। सीवी दुबे क्या कहता है, एजुकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज बाय ईदर फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स। ये क्या होता है, वो ये कहता है कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों में ट्रांसमिट किया जाता है कल्चरल आइडियाज को, नॉलेज को, स्किल्स को, वैल्यूज को। वो कोई भी फॉर्मल तरीके से हो सकता है या इनफॉर्मल तरीके से हो सकता है। सो आई होप डेफिनेशंस आर क्लियर because we had discussed these things already in the introductory paragraph. There are multiple aims of education, बहुत सारे एम्स मौजूद है, ठीक है। आप उसको मजीद आप वो कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द एम, टू डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एजुकेशन का जो मेन मकसद होता है वो इंसान की थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलप करवाना होता है, उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करवाना होता है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करवानी होती है, उसके बिहेवियर को फॉर्मुलेट करना होता है, उसकी पर्सनैलिटी फॉर्मेशन करनी होती है। तो एजुकेशन देखते देखिए, एजुकेशन मेक्स अस डिसिप्लिन। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को आप शुरू से स्कूल भेजते हैं, स्कूल भेजने के साथ साथ वो सुबह जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाता है, पर्टिकुलर टाइम पे जो है ना वो अपने पीरियड्स अटेंड करता है, पर्टिकुलर टाइम पे घर आता है, फिर आप उसको मदरसे भेजते हो, फिर एकेडमीज भेजते हो, फिर ट्यूशन भेजते हो या जो कुछ भी है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप उसकी थिंकिंग को डेवलप कर रहे हो। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है और वो अपने माशरे में अपनी एक पहचान बनाता है। सो एजुकेशन हेल्प्स अस इन डेवलपमेंट ऑफ द थिंकिंग प्रोसेसेस, ठीक है, टू सर्च फॉर virtue एंड ट्रूथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको राइट एंड रॉन्ग का कंसेप्ट का उस वक्त पता चले व्हेन यू आर क्वाइट एजुकेटेड। आपको सही और गलत का, आपको सजा और जजा का कंसेप्ट का उस वक्त पता चलेगा व्हेन यू आर एजुकेटेड। सो द मोर यू आर एजुकेटेड, द मोर यू आर इनलाइटेड, द मोर फार साइटेड यू आर गोइंग टू बी, ठीक है। तो आप जब चीजों को देखते हैं, ये एजुकेशन ही होता है जो आपको वो रास्ते दिखाता है जिसको आप फॉलो करके आप अपने मुस्तकबिल में मजीद जो है ना पर सक्सेसेस हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो टू लुक फॉर लास्टिंग ट्रूथ बेस्ड ऑन रीजंस। एजुकेशन हमें क्योंकि चीजों को क्वेश्चन करना सिखाता है, चीजों पर क्रिटिसाइज करना सिखाता है। इट आल्सो हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द फार साइटेड, या ऐसे ट्रूथ डिस्कवर करेंगे जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जो कि लॉजिक पे बेस करते हो, जो कि रीजन पे बेस करते हो। सो देयरफॉर देयर आर मल्टीपल एम्स ऑफ एजुकेशन एंड दीज एम्स कैन वेरी, ठीक है, इसमें आप मजीद एडिशन भी कर सकते हैं। देन वी मूव टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के मल्टीपल टाइप्स हैं, उसमें तीन टाइप्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल एजुकेशन इट इज इम्पार्टेड इन स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये ऐसी एजुकेशनल सिस्टम है, या ये एक ऐसा एजुकेशन है जो कि पर्टिकुलरली इसके इंस्टीट्यूशंस डिजाइंड होते हैं और उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में ही इस किस्म के एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एमबीबीएस की स्टडी करनी होगी तो आपको मेडिकल कॉलेज ही जाना होगा। अगर आपने इंजीनियरिंग की स्टडी करनी है तो आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज कहीं पर सीखना है तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज कहीं पर सीखना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स होते हैं फॉर्मल एजुकेशन में, और इनमें बाकायदा इनकी कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्पेसिफिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं।
उन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए ही इस इंस्टीट्यूशन को डिजाइन किया जाता है। स्कूल्स का होता है, कॉलेजेस का होता है, यूनिवर्सिटीज का होता है, तो इनके पर्टिकुलर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनके सेट प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें एडमिशन लेने का तरीका, एग्जाम्स लेने का तरीका, क्विजेज लेने का तरीका, पेपर पास होने का तरीका, पेपर फेल होने का प्रोसीजर, तो तमाम प्रोसेसेस इसमें इंक्लूड होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में एक चीज याद रखें कि फॉर्मल एजुकेशन के कंप्लीट होने पर, उसके कंक्लूड होने पर आगे जाकर आपको डिफरेंसेस में थोड़ा सा पता चलेगा। इट प्रोवाइड्स डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमा। जहां पर भी आपको आप एडमिशन लेते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक फी पे करते हो, फिर आपको जो डिग्रीज असाइन की जाती हैं, जो आपको डिप्लोमास मिलते हैं, ठीक है, जहां पर आपको सर्टिफिकेट्स मिले, जहां पर आपको एक्रेडिशन मिले, जहां पर आपको डिप्लोमास मिले, जहां पर आपको सर्टिफिकेशन हो, तो उसे हम फॉर्मल एजुकेशन टाइप कहते हैं। और इसके स्पेसिफिक सेशंस होते हैं, मतलब इसका ड्यूरेशन डिफाइंड होता है कि आप 1 साल के लिए आए हो, 2 साल के लिए आए हो, 3 साल के लिए आए हो, आप 5 साल गुजारोगे कहाँ पर। तो फॉर्मल एजुकेशन में ये है कि स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक प्रोसेसेस हैं, आपको जो है ना स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में मिलते हैं, स्पेसिफिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और एट द एंड ऑफ इट आपके एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं और यूजुअली आपको डिग्रीज अवार्ड की जाती हैं। फिर हमारे पास आता है इनफॉर्मल एजुकेशन। व्हाट इज इनफॉर्मल एजुकेशन? इनफॉर्मल एजुकेशन उसके अपोजिट है। यूजुअली फॉर्मल एजुकेशन टीचर्स, मेंटोर्स वो प्रोवाइड करते हैं, बाकायदा इदारों में जाकर लोग इसको हासिल करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन में these type of educations are imparted by parents, playmates and neighbors। जो भी चीजें आप सीखते हो, मिसाल के तौर पर आपने लैंग्वेज सीखी, ठीक है, आपने कोई कल्चर सीखा, आपने किसी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज सीखे, आपने कोई और गेम सीख लिया, तो ये इनफॉर्मली क्या होता है, ये आप अपने माशरे से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, अपने हमसायों से सीखते हैं। ये सोशलाइजेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि सोशलाइजेशन जो है ना अर्ली स्टेजेस में, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है वो इनफॉर्मली होती है, क्योंकि अ चाइल्ड कैन नॉट लर्न द थिंग्स, ठीक है, वेरी इजीली, ही डज नॉट डेवलप द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एज सून एज पॉसिबल, तो इसलिए अर्ली एजेस में उसकी इनफॉर्मल एजुकेशन की जाती है। इट इम्पार्ट्स अर्ली एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, स्किल्स एंड टेक्निक्स। बच्चों को बिल्कुल जो है ना शुरू के दिनों में रिलीजियस एजुकेशन सिखाई जाती है, स्किल्स सिखाए जाते हैं, टेक्निक सिखाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि किसी मैकेनिक की शॉप पे अगर एक बच्चा काम कर रहा है, या किसी किसी एक दर्जी के पास एक उसका जो है ना वो लड़का काम कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो इनफॉर्मली उनको सीख रहा होता है। तो यहाँ पर ना एग्जाम होता है और ना कोई डिग्री अवार्ड की जाती है, ठीक है, तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। एंड द नेक्स्ट वन इज, द लास्ट वन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? ये डिस्टेंस एजुकेशन होती है, वेयर नो डायरेक्ट इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। मीडिया इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। Assignments and tests are arranged to check the ability, and certificates and degrees are awarded। नॉन फॉर्मल में और फॉर्मल में सिर्फ फर्क ये है कि ये डिस्टेंट होता है। फॉर्मल में फेस टू फेस होता है, इनफॉर्मल में फेस टू फेस नहीं होता। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आप जो है ना डिग्री हासिल करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो ये क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम है। यहाँ पर मैं और आप मिसाल के तौर पर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मीडिया सोर्सेज का इस्तेमाल करें, तो ये नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन है। सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ एजुकेशन। यू हैव गॉट 1.5 minutes remaining. If you have any question, you may ask me please right now. Yes, acquired knowledge and learned knowledge. ये कुछ फंक्शंस हैं, ये हम नेक्स्ट हाफ जैसे स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप मी योर क्वेश्चन, एंड इफ नॉट, inshallah we shall have the break of 10 minutes, and soon after that we shall begin the next half. Clear to everybody? If it is clear, please drop me yes. You've got less than a minute remaining. ओके, सो सी यू ऑल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट हाफ। इम्पार्ट का मतलब होता है सिखाना। जब आप किसी चीज को, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक इल्म ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो इसे हम इम्पार्ट कहते हैं। स्पेसिफिक उर्दू का मीनिंग मैं चेक करके फिर आपको बताता हूँ। फराहम करना, ट्रांसफर करना ही इसका मतलब है। तो सी यू ऑल इंशाल्लाह